हे दोस्तों, मैं हूँ राइटर ममता चौधरी। आप देख रहे हैं माही और रणवीर की लव स्टोरी की सीजन 2 में एपिसोड नंबर 18। आई होप आपको सीरीज़ पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। दोस्तों, आज बहुत तेज़ बारिश हो रही है, उस वजह से शायद थोड़ी बहुत नॉइस आ सकती है। प्लीज़ उसे इग्नोर करना और कहानी को एंजॉय करना। कहानी में अभी तक हमने देखा था माहिर ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान तो इस वक्त प्रीत और दिलजीत पर ही अटका हुआ था। इस पर हैप्पी ने माहिर की बाहें हिलाते हुए कहा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? माहिर ने बिना किसी भाव के पहले हैप्पी की तरफ देखा और फिर अपने हाथ की तरफ। उसने अपना हाथ खींचते हुए कहा, ये क्या हरकत है हैप्पी, और तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त मेरे आसपास क्यों मंडराती रहती हो? कहकर वो अपनी चेयर से खड़ा हुआ और वहाँ से चला गया। दरअसल उसे दिलजीत पर गुस्सा आ रहा था और उसका गुस्सा हैप्पी पर निकल गया। वहीं हैप्पी है हैरानी से उसे जाते हुए देख रही थी और फिर खुद से ही बोली, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया कि इसे इतना गुस्सा आ गया? इतना हमने कल के एपिसोड में देखा था, अब आगे। प्रीत और दिलजीत से थोड़ी दूर जाकर खड़ी हुई अपने किसी रिश्तेदार से बात कर रही थी। दिलजीत वापस उसके पास आकर खड़ा हो गया और प्रीत से पूछा, प्रीत क्या तुम्हें कुछ खाने के लिए चाहिए? मैं तुम्हारे लिए ले आऊँ? प्रीत ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, ये मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। क्या ये मरना चाहता है? इसे नहीं पता। डेविल राय कपूर की नज़र बार बार इस पर जमी हुई है। प्रीत दिलजीत से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसके नज़रें सामने से आ रहे माहिर पर गई, जो इस वक्त दिलजीत को बुरी तरह से घूरते हुए उसकी तरफ आ रहा था। माहिर के फेस के एक्सप्रेशन देखकर प्रीत की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। उसने हड़बड़ाते हुए दिलजीत से कहा, हाँ दिलजीत, तुम जाओ और मेरे लिए ना बढ़िया से दही बड़े ले आओ। जल्दी जाओ, जल्दी, और चटनी ज़्यादा डालना, ठीक है? कहकर उसने लगभग धकेलते हुए दिलजीत को वहाँ से जाने के लिए कहा। वहीं माहिर ने दिलजीत को वहाँ से जाते हुए देखा, पर इससे पहले कि उसकी तरफ कदम बढ़ा था, प्रीत ने जल्दी से आकर माहिर को रोका और आसपास देखकर उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ ले गई। प्रीत उसको घर के अंदर ले आई। इस वक्त घर के अंदर कोई नहीं था, सभी लोग बाहर गार्डन एरिया में ही थे। माहिर ने प्रीत को दीवार से लगाया और कहा, वो दिलजीत तुम्हारे आसपास क्यों भटक रहा है? प्रीत, क्या तुम उसे खुद से दूर रहने के लिए नहीं कह सकती हो? प्रीत ने माहिर को शांत करते हुए कहा, मैं भला उसके साथ ऐसे रूड कैसे हो सकती हूँ माहिर? उसे थोड़ी ना पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसे तो यही लग रहा है ना कि उसकी शादी मुझसे। इसके आगे प्रीत कुछ कहती माहिर के उसके होठों पर अपनी अंगुली रखते हुए कहा, इसके आगे एक शब्द मत बोलना, मैं इस बात का जिक्र तुम्हारे मुंह से सुनना भी नहीं चाहता हूँ। प्रीत ने माहिर का हाथ अपने होठों से हटाया और कहा, देखो माहिर, मेरी बात ठंडे दिमाग से सोचो। वो मेरी मामी का रिश्तेदार भी लगता है, और अगर मैं उसके साथ इतना रूड बिहेव करूँगी तो मैं अपनी मामी को क्या कहूँगी कि मैं उनके साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रही हूँ? उन्हें तो बुरा लगेगा ना। तो माहिर ने चिढ़ते हुए कहा, अगर तुम्हारी मामी कहेगी कि तुम मुझसे शादी कर लो तो क्या कर लोगी क्या? प्रीत ने उसे चिढ़ाने के लिए कहा, अभी सभी लोग यही चाहते हैं तो करनी ही पड़ेगी ना, इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? प्रीत ने यह बात बड़ी ही मासूमियत से कही, पर माहिर को उसकी बात सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने प्रीत के हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, अगर ऐसा हुआ ना तो तुम्हारे ही मंडप से उठाकर ले जाऊंगा, समझी? लेकिन किसी और का तुम्हें नहीं होने दूंगा। माहिर ने एक जनूनियत के साथ प्रीत को देखते हुए कहा। इस वक्त माहिर की आंखों में वही जुनून नजर आ रहा था जो किसी वक्त रणवीर की आंखों में माही के लिए नजर आया करता था। वही प्रीत कुछ पल के लिए तो माहिर की इस जनूनियत से सहम गई। उसने फिर थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही अपनी मम्मी से तुम्हारे और मेरे बारे में बात करूंगी, और इस बात की मैं गारंटी देती हूँ ना कि मैं उस दिलजीत से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। कहकर प्रीत माहिर के सीने से लग गई। वहीं माहिर, जिससे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, अचानक ही प्रीत के ऐसे सीने से लग जाने से उसका गुस्सा एक पल के लिए तो ठंडा हो गया। माहिर ने भी गहरी सांस ली और प्रीत को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं तुम्हारे नाम के साथ किसी और का नाम भी इमेजिंग नहीं कर सकता प्रीत, तो भला ये बात कैसे बर्दाश्त कर लूँ कि तुम्हारे रिश्ते की बात किसी और से चल रही है? प्रीत ने अपना चेहरा उठाकर माहिर की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जानती हूँ ये मेरा साइको लवर है ना, मुझे कभी किसी और का होने ही नहीं देगा। वैसे मालूम है, मैं भी तुमसे कम नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी तुम्हें किसी और का होते नहीं देख सकती। तभी उन दोनों के कानों में हैप्पी की आवाज़ आई, अरे प्रीत कहाँ गई? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। हैप्पी की आवाज़ सुनकर प्रीत हड़बड़ाते हुए माहिर से दूर हुई और माहिर को लगभग धकेलते हुए बोली, तुम जाओ यहाँ से, हैप्पी यहीं आ रही है। माहिर ने चिढ़ते हुए कहा, आ रही है तो आ जाने दो, उसे भी तो पता चले कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो यार, वो भी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। प्रीत ने कहा, नहीं माहिर, अभी वक्त सही नहीं है ये सब बताने का, जैसे ही वक्त आएगा मैं सबको सब खुद हमारे रिश्ते के बारे में बताऊंगी ना, पर अभी नहीं, प्लीज़ तुम अभी जाओ ना, प्रीत ने रिक्वेस्ट भरी टोन में कहा। माहिर ने प्रीत के कानों की तरफ झुकते हुए कहा, ठीक है, अभी तो जा रहा हूँ, जैसे ही हैप्पी यहाँ से जाती है तुम मुझे टेरिस पर आकर मिलो, मैं तुम्हारा वहीं वेट कर रहा हूँ। कहकर माहिर ने प्रीत के आयरलॉक को किस किया और वहाँ से आगे बढ़ गया। प्रीत ने अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, शुक्र है, वरना हैप्पी अगर हम दोनों को देख लेती तो हजार तरह के सवाल पूछती, और वो ठहरी पक्की जगह जासूस मामले की तह तक जरूर पहुंच जाती। तभी हैप्पी, जो काफ़ी देर से आवाज़ दे रही थी, प्रीत ने उसकी तरफ जाते हुए कहा, अरे हैप्पी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम था क्या? हैप्पी ने अपने कमर पर हाथ रखकर कहा, प्रीत, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ, कहाँ चली गई थी तुम? क्या भाई को हल्दी नहीं लगानी है? तो प्रीत ने कहा, वो ना धूप बहुत तेज़ थी ना, इसीलिए मेरे सर में दर्द होने लग गया, इसीलिए मैं अंदर आ गई थी।
सोच रही थी थोड़ा सा आराम कर लूँ, पर चल पहले भाई को हल्दी लगा देते हैं, फिर बाद में आकर आराम कर लूँगी। हैप्पी ने भी हाँ में सिर हिलाया और प्रीत का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले गई। प्रीत ने अपने भाई को हल्दी लगाई और उठकर जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी उसके दिमाग में कुछ आया। उसने पलटकर हल्दी में अपने दोनों हाथों में ले ली और वहाँ से चली गई। प्रीत ने अंदर आकर पहले आसपास देखा, अंदर उसे कोई भी नजर नहीं आया तो उसने अपने कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ा दिए। वो टेरिस के डोर पर पहुंची वो टेरिस पर पहुंची ही थी कि तभी उसने अपने दोनों हाथों पीछे की साइड कर लिए। माहिर जो रेलिंग के टिककर खड़े हुए सामने की तरफ देख रहा था, उसका ध्यान इस तरफ बिल्कुल भी नहीं था कि प्रीत वहां आ गई है। प्रीत धीमे कदमों से धीरे धीरे माहिर की तरफ बढ़ने लगी। वहीं माहिर भी अपने पीछे किसी के खड़े होने के एहसास जब माहिर को अपने पीछे किसी के खड़े होने का एहसास हुआ तो फिर उसने पलटकर जैसे ही देखना चाहा तो प्रीत की तरफ देखा तो प्रीत ने जल्दी से उन दोनों हाथों को माहिर के गाल पर लगा दिए और खिलखिलाकर हंसने लगी। माहिर ने अपनी अंगुलियों से गाल पर लगी हल्दी को छुआ और फिर हैरानी से प्रीत से कहा, तुमने मुझे हल्दी क्यों लगाई? प्रीत ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मेरी दादी कहती थी कि हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर कोई कुंवारी लड़की किसी कुंवारे लड़के को किसी को मन ही मन पसंद करती हो और उसे हल्दी लगा दे तो आगे चलकर उसे लड़की की शादी उस लड़के से हो जाती है। तो बस मैंने भी तुम्हें अपने लिए बुक कर लिया है ताकि आगे चलकर तुम्हारी और मेरी शादी हो जाए। तो माहिर ने कहा, तो फिर ऐसा तो मुझे भी करना चाहिए, आखिर मैं भी तो तुमसे शादी करना चाहता हूँ ना। कहकर माहिर जैसे ही उसकी तरफ बढ़ा, प्रीत जल्दी से वहाँ से भागते हुए बोली, पहले मुझे पकड़कर तो दिखाओ माहिर, फिर मुझे हल्दी लगाना। माहिर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा। वहीं प्रीत बार बार उसे बचने की कोशिश कर रही थी और जल्दी ही माहिर ने उसकी कमर से पकड़कर उठा लिया। प्रीत ने हंसते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, तभी माहिर ने उसे नीचे उतारा और टेरिस की एक दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाकर उसकी तरफ झुकते हुए कहा, अब बचकर दिखाओ। बड़ी हंसी आ रही थी। प्रीत ने स्माइल करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया तो माहिर ने उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा अपने सामने किया और कहा, अब मेरी बारी। कहकर माहिर धीरे धीरे प्रीत के चेहरे की तरफ झुकने लगा। प्रीत ने अपनी आंखें बंद कर ली तो और माहिर ने के स्पर्श को महसूस करने का इंतजार करने लगी। तभी माहिर ने अपना एक गाल प्रीत के सॉफ्ट गाल से टच किया। इसी के साथ माहिर के गाल पर लगी हुई हल्दी प्रीत के गाल पर लग गई। माहिर उसके चेहरे से थोड़ा दूर हुआ और फिर अपना दूसरा गाल प्रीत के दूसरे गाल से टच किया। इस तरह प्रीत के दूसरे गाल पर भी माहिर के गाल की लगी हुई हल्दी लग गई। माहिर का स्पर्श महसूस करते ही प्रीत के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। इस वक्त प्रीत ने फूले हुए गुलाबी गालों पर लगा हुआ हल्दी का पीला रंग माहिर को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये हल्दी माहिर ने उसे लगाई थी। माहिर ने प्रीत की चिन को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया और प्रीत के सॉफ्ट होठों पर अपने होठ रख दिए। ये महसूस होते ही प्रीत ने कसकर माहिर के कुर्ते को पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद माहिर प्रीत से दूर हुआ और अपनी मैग्नेटिक वॉइस में कहा, अपनी आंखें खोलो प्रीत। प्रीत की सांसें इस वक्त बहुत तेज चल रही थी और उसे दिल की धड़कने का शोर माहिर भी सुन पा रहा था। धड़कने तो इस वक्त माहिर की भी तेज बढ़ी हुई थी। प्रीत ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही तरह की मदहोशी नजर आ रही थी। प्रीत ने धीरे से कहा, ये प्रीत तुम्हारे अलावा किसी और की हो ही नहीं सकती माहिर, क्योंकि मैंने अपने शरीर, अपनी रूह और ये यहाँ तक कि अपना दिल भी तुम्हारे नाम लिख दिया है। मेरा तो मुझ में कुछ भी नहीं है। मेरा जो कुछ भी है अब सब कुछ तुम्हारा है। प्रीत की ये बात सुनकर माहिर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने प्रीत के फोरहेड पर अपने होठ रखे और उसे किस किया और उसे थोड़ी दूर होते हुए कहा, ये माहिर भी अब खुद का नहीं रहा, पूरी तरह से ये प्रीत का हो गया है। अभी वो दोनों पूरी तरह से एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। तभी उस दोनों के कानों में एक बार फिर से हैप्पी की आवाज़ आई, ये यहाँ क्या हो रहा है? दोनों ने हड़बड़ाकर हैप्पी की तरफ देखा, जो थोड़ी ही दूरी पर खड़ी हैरानी भरी नजरों से कभी माहिर को तो कभी प्रीत को देख रही थी। प्रीत ने जल्दी से माहिर को खुद से दूर धकेला और हड़बड़ाते हुए बोली, हैप्पी तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो नीचे गार्डन में थी ना। हैप्पी ने उसके सवाल का इग्नोर किया और उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, प्रीत सही सही बता, ये क्या चल रहा था? देख, मुझे अंदर अंदर बहुत डर लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को। इस बार माहिर ने जवाब देते हुए कहा, तुम सही सोच रही हो, हम दोनों बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और आगे जाकर हम दोनों ही एक दूसरे से शादी करने वाले हैं। और कुछ भी तुम जानना चाहती हो? वहीं प्रीत बार बार माहिर को चुप रहने का इशारा कर रही थी, लेकिन हैप्पी ने जब माहिर की बात सुनी, अचानक ही वो दहाड़े मारकर रोने लगी। माहिर तो अजीब से एक्सप्रेशन के साथ हैप्पी को देखने लगा कि अचानक से ये क्या हुआ। वहीं प्रीत ने अपना माथा पीटते हुए कहा, बस हो गया शापा, इसी बात का डर था। कुछ देर बाद हैप्पी के रूम में इस वक्त प्रीत और माहिर दोनों ही सोफे पर बैठे हुए थे। वहीं हैप्पी सामने बेड पर बैठी हुई बुरी तरह से दोनों को घूर रही थी। माहिर ने जब काफी देर तक हैप्पी को इस तरह से अपनी तरफ घूरते हुए देखा तो उसने पूछा, क्या ऐसे क्यों देख रही हो? हैप्पी ने चिढ़ते हुए कहा, कब से चल रहा है ये सब? माहिर हैप्पी से कुछ कहने ही वाला था कि तभी प्रीत ने जवाब देते हुए कहा, देखो हैप्पी, तुम हमारी बात समझने की कोशिश करो। तभी माहिर ने प्रीत की बात काटते हुए कहा, समझने की कोशिश करो क्या? समझने की कोशिश करोगी? साफ साफ बोल दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो और इसका कोई चांस नहीं है, तब से मेरे पीछे ही पड़ी हुई है। माहिर की बात सुनकर हैप्पी ने एक बार फिर से रोने लगी तो प्रीत ने चिढ़ते हुए माहिर से कहा, फिर से रुला दिया ना, मैं तुम्हारा क्या करूं माहिर? प्रीत अपनी जगह से खड़ी हुई और हैप्पी की तरफ बढ़ते हुए बोली, देखो हैप्पी, तुम रो मत, मैं तुम्हें ये सब बताने ही वाली थी पर मुझे मौका ही नहीं मिला। हैप्पी ने रोते हुए कहा, बताने वाली थी? कब बताने वाली थी तुम प्रीत? बताओ मुझे। जब तुम्हारी शादी इससे हो जाती तब बताती मुझे। तुम मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाती ना, पर अब तुम मुझसे सब कुछ छुपाने लगे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। इस बार माहिर खड़ा हुआ और हैप्पी की तरफ आते हुए कहा, देखो हैप्पी, तुमने भी तो कुछ बताने का मौका ही नहीं दिया था। तो दोस्तों, इसी प्यारी सी स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा।
अगर नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या जल्द से जल्द माहिर और प्रीत की शादी करवा देनी चाहिए या फिर थोड़ा और इन्हें एंजॉय करना चाहिए। तो हैप्पी भी खड़ी हुई और सुबकते हुए बोली, तो तुम बता देना कि तुम प्रीत से प्यार है। तो तुम बता देते कि तुम्हें प्रीत से प्यार है, तुमने भी तो मुझे नहीं बताया ना, हमें हमारे रिलेशन को आगे बढ़ने दिया। अब प्रीत और माहिर दोनों ही अजीब नज़रों से हैप्पी को देखने लगे। माहिर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ पूछा, रिलेशनशिप? कौन सा रिलेशन था हम दोनों के बीच में, बताओ। हैप्पी ने अपनी बात सही करते हुए कहा, हाँ नहीं था, पर आगे जाकर हो तो सकता था ना, पर तुमने तो रिलेशन बनाने से पहले ही तोड़ दिया। हाय मेरी फूटी किस्मत, जिस लड़के को मैंने पहली बार इतना पसंद किया वो तो मेरा होने वाला जीजा निकला। कहकर हैप्पी एक बार फिर आलती पालती मारकर बेड पर बैठ गई और दहाड़े मार मार कर रोने लगी। काफ़ी देर तक प्रीत हैप्पी को चुप कराने की कोशिश करती रही और आखिरकार जब हैप्पी चुप हो गई तो उसने सिसकते हुए माहिर की तरफ देखा और कहा, एक बात बताओ माहिर, क्या तुम्हारा कोई भी भाई है जो तुम्हारी तरह बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो? माहिर ने कन्फ्यूजन से पूछा, भाई हाँ है तो सही, पर तुम क्यों पूछ रही हो? यह बात सुनकर कि माहिर का एक और भाई है, हैप्पी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो खुश होते हुए वापस बेड से खड़ी हुई और माहिर से पूछा, क्या वाकई में? फिर तो मेरा चांस बन सकता है ना? माहिर कोई जवाब देता उससे पहले ही प्रीत ने कहा, कोई चांस नहीं बन सकता तुम्हारा हैप्पी, क्योंकि वो भी किसी और के प्यार करता है और वो कोई और नहीं, मेरी ही दोस्त अभी का है। हैप्पी, जिसके चेहरे पर एक उम्मीद भरी स्माइल आई थी, अचानक ही गायब हो गई। उसने उदास होते हुए कहा, मतलब मेरी लाइफ में कभी कोई हैंडसम लड़का नहीं आएगा? वहीं माहिर के लिए ये बात जानना कि आयुष अविका को पसंद करता है, ये उसके लिए किसी कन्फ्यूजन से कम नहीं थी, क्योंकि आज तक कभी भी आयुष ने उसे कुछ नहीं छुपाया था। फिर ये इतनी बड़ी बात कैसे छुपा गया, ये सोचकर ही माहिर को आयुष पर बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन बोला, आयुष तुम्हें तो मैं वहाँ आकर देखता हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाने की? तभी एक बार फिर से हैप्पी ने रोने की आवाज़ उसके कानों में आई। उसे देखकर माहिर ने मन ही मन कहा, पहले तो इस नमूने को मुझे संभालना होगा, रोना जो शुरू किया है तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है, इडियट। फिर उसने अपना गला साफ किया और जितना हो सकता था उतनी नॉर्मल आवाज़ में बात बताते हुए कहा, देखो हैप्पी, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी लाइफ में कोई अच्छा लड़का आएगा ही नहीं। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई लाइफ पार्टनर तो लिखा ही होता है। हो सकता है तुम्हारी लाइफ में मुझसे भी बेटर कोई आए, इसीलिए तुम रोना बंद करो। जहाँ हैप्पी अभी कुछ देर पहले तक दहाड़े मारकर रो रही थी, माहिर की बात सुनकर एकदम से उसका रोना बंद हो गया। फिर वो खड़े होकर रोंदी सी शक्ल बनाते हुए बोली, माहिर, अगर तुम ये बात कह रहे हो तो ज़रूर ऐसा ही होगा। अच्छा, अगर तुम्हें कोई भी ऐसा लड़का दिखे ना जो बहुत ही हैंडसम हो तो एक बार उसे मेरी बात चला कर देखना। अभी मैं नीचे जाती हूँ, मम्मी मुझे ढूंढ रही होगी। कहकर हैप्पी जैसे ही वहाँ से जाने लगी तभी वो मुड़कर प्रीत से बोली, और तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी प्रीत, तुमने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई और मुझे बताया भी नहीं। प्रीत, जो पहले ही हैप्पी की इस हरकत से हैरान हो गई थी कि इतनी देर से प्रीत चुप कराने की कोशिश कर रही थी, तो वो चुप नहीं हुई, लेकिन माहिर ने जरा सा क्या कहा, हैप्पी तुरंत चुप हो गई। वहीं अब हैप्पी की बात सुनकर प्रीत ने उसे रोकना चाहा, पर हैप्पी उसे पहले ही रूम से बाहर निकल गई। फिर प्रीत ने हैरानी से माहिर की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बातों ने इस पर क्या जादू किया जो इतनी जल्दी चुप हो गई? तो माहिर ने एटीट्यूड से कहा, लड़कियां मेरी बातें कभी हल्के में लेती ही नहीं हैं, मेरी बातों का असर उन पर बहुत जल्द हो ही जाता है। प्रीत ने माहिर की कंधे पर टैप करते हुए कहा, सेल्फ ऑब्सेस होने की भी एक हद होती है माहिर, चलो अब बाहर चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है। यहाँ माहिर प्रीत के साथ बाहर आ ही रही थी कि तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। माहिर ने अपनी पॉकेट से फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर सो रहे नंबर को देखकर उसे फेस एक्सप्रेशन थोड़े सीरियस हो गई। वहीं प्रीत ने जब माहिर को अपने पीछे आते नहीं देखा तो वापस मुड़कर माहिर की तरफ देखने लगी, तो माहिर ने एक नज़र प्रीत की तरफ देखा और कहा, तुम चलो, मैं बस अभी आया, एक ज़रूरी कॉल है, मुझे अटेंड करनी होगी। प्रीत ने कहा, ठीक है, जल्दी आना। कहकर प्रीत रूम से बाहर निकल गई। माहिर ने अपना फ़ोन पिक किया और कान पर लगाकर बालकनी की तरफ चला गया। वहीं हैप्पी, जो अभी नीचे आ रही थी, वो अचानक ही दिलजीत से टकराते टकराते बची। हैप्पी ने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए उसे कहा, क्या है, कहाँ जा रहे हो? तभी दिलजीत ने आसपास किसी को ढूंढते हुए कहा, वो प्रीत कहीं नजर नहीं आ रही है, कहाँ है वो? हैप्पी ने इरिटेट होकर कहा, वो यहाँ नहीं है। तो दिलजीत ने हैप्पी की तरफ देखते हुए कहा, तुम इतना भड़की हुई क्यों हो? और वैसे भी मैंने उसे सब जगह ढूंढ लिया, मुझे बाहर वो कहीं नजर नहीं आई, तो जरूर अंदर ही होगी, हटो, मुझे जाने दो, देखने दो। कहकर वो जैसे ही हैप्पी के बगल से जाने लगा, हैप्पी ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, मैंने कहा ना वो यहाँ नहीं है, मैंने सब जगह देख लिया, वो बाहर ही है। दिलजीत ने फिर कहा, तुम जिद क्यों कर रही हो, मुझे एक बार देखकर तसल्ली तो करने दो। हैप्पी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले जाते हुए कहा, तुम्हारी आंखें ना खराब हो चुकी हैं, इसीलिए तुम्हें नजर नहीं आ रही, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ वो बाहर कहाँ है। इंदौर में अभी का बेचैनी से अपने रूम में इधर उधर चहलकदम कर रही थी और बीच बीच में अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को भी देख रही थी। दरअसल वो कब से आयुष का नंबर ट्राई कर रही थी, सामने से रिंग जा रही थी, पर आयुष का फ़ोन नहीं उठ रहा था, जिस वजह से अभी का परेशान हो रही थी। वो फ़ोन लेकर बेड पर ही बैठ गई और मुंह बनाते हुए बोली, क्या मुझसे इतना नाराज़ हो गए कि मेरा फ़ोन भी नहीं उठाएंगे? मैंने ऐसा भी क्या किया था भला? ठीक है, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं अब तब तक फ़ोन करूँगी जब तक ये मेरा फ़ोन नहीं उठा लेते। सोचकर अविका ने एक बार फिर से नंबर डायल किया, लेकिन कुछ रिंग के बाद सामने से आयुष ने फ़ोन उठा लिया और काफ़ी रूड आवाज़ में कहा, हेलो, क्यों फ़ोन कर रही हो मुझे बार बार? आयुष के ऐसे रूड तरीके से बात करने से अविका को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन वो जानती थी कि आयुष उसे नाराज़ है, इसीलिए उसने आयुष से कहा, आयुष, आप मुझसे इतना नाराज़ हो गए
क्या मुझे बात भी नहीं करोगे? आयुष ने एक बार फिर से रूड तरीके से जवाब देते हुए कहा, मैं भला होता कौन हूँ तुमसे नाराज़ होने वाला, और फिलहाल मेरा कोई मन नहीं है तुमसे बात करने का, इसलिए दोबारा फ़ोन मत करना। कहकर आयुष ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अभी का मुंह बनाते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देख रही थी। उसे आयुष का इस तरह से बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज तक आयुष ने कभी भी उसे इस तरह से बात नहीं की थी, पर वो जानती थी कि गलती उसकी ही थी, तो अब आयुष को उसे ही मनाना था। उसने एक बार फिर से आयुष का नंबर डायल किया तो सामने से आयुष ने काफ़ी सारे रिंग जाने के बाद फ़ोन उठाया, और इस बार उसने कुछ कहा नहीं, पर उसके पीछे से काफ़ी सारे शोर सुनाई दे रहा था, जिसे अविका समझ गई कि आयुष किसी डांस क्लब में बैठा हुआ है। अविका ने एक बार फिर से आयुष से कहा, आयुष आप कहाँ हैं? तो आयुष ने लापरवाही से कहा, अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ आया हुआ हूँ, और कुछ जानना है तुम्हें? आयुष की बात सुनकर अविका चौंकते हुए खड़ी हुई और बोली, क्या अपनी नई गर्लफ्रेंड आपने इतनी जल्दी बना ली? तो आयुष ने सरकास्टिक वे में कहा, क्यों तुम्हें कोई परेशानी है अविका? और वैसे भी तुम तो मुझे पीछा छुड़ाना चाहती थी ना, तो अब तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? अविका ने नर्वस होते हुए कहा, आप मुझे बताएं आप कहाँ हैं, मैं अभी आ रही हूँ। आयुष ने गहरी सांस लेकर कहा, खुद पता कर लो। कहकर आयुष ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अविका फ़ोन को देख रही थी। वो वापस बेड पर बैठी हुई खुद से ही बोली, अब मैं कैसे पता कर लूँ? मैं कोई अंतर्यामी हूँ क्या कि यह कहाँ है, और मैं पता कर लूँगी। तभी अविका के दिमाग में कुछ आया और वो जल्दी से अपना फ़ोन स्क्रॉल करने लगी। उसने आयुष की आईडी ओपन करके देखा तो आयुष ने कुछ मिनट पहले ही एक फ़ोटो अपलोड की थी, जिसमें वो एक लड़की के साथ था। ये देखकर अविका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मतलब आयुष सही कह रहा था, वाकई उसने अपनी कोई नई गर्लफ्रेंड बना ली। नहीं, ये ऐसे नहीं कर सकते मेरे साथ, मुझे इन्हें मनाना ही होगा। पर मैं कैसे पता करूँ कि वो कहाँ हैं? लेकिन तभी उसका ध्यान इस बात पर गया कि आयुष ने नीचे कैप्शन में यही लिखा हुआ है कि ये पिक किसी क्लब से ली गई है। अविका जल्दी से खड़ी हुई और चेंज करके रूम से बाहर निकल गई, क्योंकि अब उसे आयुष का एड्रेस मिल गया था वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। कुछ ही देर में अविका उस क्लब में पहुंच गई जहां से आयुष ने वो पिक अपलोड की थी। अविका ने इस वक्त येलो कलर का टॉप और वाइट कलर की जेगिंग्स पहनी हुई थी और अपने बालों को हाई क्लिप किया हुआ था। वो अंदर जाकर आयुष को सब जगह ढूंढने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोग लाउड म्यूजिक पर फुल एंजॉय कर रहे थे। वहाँ ज़्यादा रोशनी नहीं थी, लेकिन रंग बिरंगी लाइट वहाँ के माहौल के काफ़ी ज़्यादा रंगीन बना रही थी। अविका की नज़रें तो सिर्फ आयुष को ढूंढने में ही लगी हुई थी कि तभी आयुष किसी लड़के से बात करता हुआ नजर आया। आयुष को देखकर अविका के फेस पर स्माइल आ गई। वो अभी वहाँ जाने ही वाली थी, तभी दो लड़के उसके सामने आकर खड़े हो गए, जिसकी नज़र काफ़ी देर तक से अविका पर ही थी। उन लड़कों ने अविका का रास्ता रोकते हुए कहा, लगता है तुम यहाँ अकेली आई हो, कहो तो हम तुम्हें कंपनी दे दें। अविका जो उन दोनों लड़कों के सामने आ जाने से 2 कदम पीछे हट गई। उसने उन लड़कों से कहा, आप मेरा रास्ता से हटिए, हम किसी से मिलने जाना है। तो दूसरे लड़के ने उसे अजीब तरह से देखते हुए कहा, जाने देंगे हम तुम्हें, पर पहले हमारी बात तो पूरी सुन लो। अविका को उन दोनों लड़कों से काफ़ी नेगेटिव वॉइस फील हो रही थी, क्योंकि उसमें से बहुत तेज़ शराब की स्मेल आ रही थी। अविका ने इस बार थोड़ा गुस्से से कहा, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, हटिए हमारे सामने से। तभी पीछे वाले लड़के ने अविका का हाथ पकड़ते हुए कहा, हम तुमसे थोड़ा प्यार से बात क्या कर रहे हैं, तुम हमें एटीट्यूड दिखा रही हो, क्या तुम जानती नहीं हो कि हम कौन हैं? अविका ने भी कहा, मेरा हाथ छोड़िए और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में कि आप लोग कौन हैं, आप लोग क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो दूसरे लड़के ने अपनी गंदी सी हंसी हंसते हुए कहा, चलो बच्चे, तुम्हें अभी बता देते हैं कि हम तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हुए हैं। कहकर वो लड़का उसे खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगा। अविका ने आयुष को आवाज़ देने की जैसे ही कोशिश की, उस लड़के ने अविका के मुंह को कसकर बंद किया और उसे अपने साथ घसीटते हुए वहां से लेकर चला गया। सभी लोग अपनी मस्ती में मस्त थे, तो किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया। वो दोनों ही लड़के अविका को घसीटते हुए एक प्राइवेट रूम की तरफ ले आए। दरअसल वो दोनों ही लड़के एक आवारा किस्म के थे और वो अक्सर क्लब वगैरह में लड़कियों को परेशान करने के लिए ही आते थे। वहीं आयुष जो अपने किसी दोस्त से बात कर रहा था, तभी उसके पास उसका दूसरा दोस्त आया और उसने आयुष से हैंडशेक किया और एक साइड हक देते हुए कहा, बड़े दिनों बाद तुम्हें यहाँ देख रहा हूँ, वैसे माहिर कहाँ है? वो नज़र नहीं आ रहा है। तो आयुष ने कहा, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, बस कुछ ही दिनों में वापस लौट आएगा। तो उसके दोस्त ने दोबारा आयुष से कहा, और तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड नज़र नहीं आ रही, क्या नाम था उसका? नाम याद नहीं आ रहा। तो आयुष ने उसे कुछ सोचते हुए कहा, अविका। तो उसके दोस्त ने कहा, अविका? दरअसल वो अविका से मिल चुका था। आयुष ने अविका को उसे अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर ही इंट्रोड्यूस करवाया था, इसलिए वो उसे जानता था। तो अपने दोस्त की बात सुनकर आयुष ने कन्फ्यूजन से पूछा, पर अविका यहाँ कैसे हो सकती है? तो उसके दोस्त ने कहा, हाँ, मैंने उसे बाहर ही देखा था, वो अंदर की तरफ ही आ रही थी, मुझे लगा कि वो तुम्हारे साथ है या फिर तुमसे मिलने आई है, पर वो है कहाँ, मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो दोस्तों, क्या होगा? क्या आयुष हमारी अविका को बचा लेगा या फिर उसकी ज़िंदगी लुट जाएगी? ये सब जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट जरूर करना कि कहानी आपको कैसी लग रही है। आयुष ने उसकी बात सुनकर मन ही मन सोचते हुए कहा, अविका यहाँ आई है तो फिर मुझसे मिली क्यों नहीं? सोचकर आयुष की नज़र आसपास अविका को ढूंढने लगी, पर अविका उन्हें कहीं नजर नहीं आई। आयुष ने अपने दोस्त से कहा, मैं 1 मिनट उसे कॉल करके आता हूँ। कहकर वो वहाँ से बाहर चला गया, क्योंकि अंदर काफ़ी ज़्यादा लाउड म्यूजिक था। अगर वो उसे कॉल करता भी तो उसे अविका की आवाज़ सुनाई नहीं देती। आयुष अब बाहर आ गया था।
उसने अविका का नंबर ट्राई किया। काफ़ी देर से फ़ोन रिंग हो रहा था पर अविका फ़ोन नहीं उठा रही थी। आयुष ने बार बार अविका का नंबर डायल किया क्योंकि अगर अविका यहाँ थी तो फिर वो उसे मिलने क्यों नहीं आई। ये बात आयुष को परेशान कर रही थी। आखिरकार हार कर आयुष वापस अंदर की तरफ आ ही रहा था कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई। दरअसल एक सॉफ्ट बॉय वहाँ के मैनेजर से कुछ बात कर रहा था और उसकी बात सुनकर आयुष के कदम जहाँ थे वहीं रुक गए। वो सॉफ्ट बॉय मैनेजर से कह रहा था, साहब मैंने 2 लड़कों को अभी एक लड़की को प्राइवेट रूम में की तरफ ले जाते हुए देखा। मेरे ख्याल से उन दोनों के इरादे ठीक नहीं हैं क्योंकि वो लड़की उनसे छूटने के लिए बहुत छटपटा रही थी। उस स्टाफ बॉय की बात सुनकर आयुष के दिमाग में पहले अविका का ख्याल आया। वो जानता था कि अक्सर ऐसे क्लब में ऐसा आवारा किस्म के लड़के भी आते हैं तो जो अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद होते हैं। यहाँ पर अकेली लड़की का सेफ होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके दिमाग में ये बात आई कि कहीं वो अविका तो नहीं। ये सोचकर ही आयुष जल्दी से उसके पास गया और पूछा, कौन से प्राइवेट रूम में लेकर गए हैं उस लड़की को। दरअसल जब वो दोनों लड़के अविका को प्राइवेट रूम की तरफ ले जा रहे थे उस वक्त ये स्टाफ बॉय वहीं पर ही क्लीनिंग का काम कर रहा था। उसने जब दोनों लड़कों को ऐसी किसी लड़की को ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हुए देखा तब से उसे कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ। उसने अपना काम छोड़ा और सबसे पहले वहाँ के मैनेजर को इन्फॉर्म करने के लिए भागा। स्टाफ बॉय पहले तो उसे कन्फ्यूजन से देख रहा था, फिर उसने मैनेजर की तरफ देखा जैसे पूछ रहा हो कि वो क्या करें। तो आयुष ने इस बार सख्ती से कहा, बात बता क्यों नहीं रहे हो, कहाँ लेकर गए थे उस लड़की को। तो स्टाफ बॉय ने जल्दी से घबराते हुए कहा, रूम नंबर 206 वो वहीं लेकर गए हैं। वो लड़की वहाँ बहुत ज़्यादा रो रही थी। मुझे डर है कि वो लड़के उसके साथ कुछ गलत ना कर दे। आयुष ने उसकी आगे की बात सुनी ही नहीं और वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ भागा। वहीं दूसरी तरफ वो दोनों लड़के ज़बरदस्ती अविका को खींचकर अपने साथ एक प्राइवेट रूम में ले आए थे। अविका उसे छुटने के लिए झटपटा रही थी। उसमें से एक लड़का अविका को एक रूम के अंदर ले आया और दूसरे लड़के ने उसे पीछे जाकर उसके रूम को डोर को अंदर से लॉक कर दिया। अविका रोते हुए उन पर चिल्ला रही थी, छोड़ो मुझे, ये कहाँ ले आए हो, मुझे छोड़ो, आयुष प्लीज़ मुझे बचाओ। अविका रोते हुए चिल्लाई जा रही थी। वहीं उन लड़कों को अविका के ऐसे रोने से या गिड़गिड़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उनमें से एक लड़के ने अविका को बेड पर धकेला जिससे अविका सीधे बेड पर मुंह के बल जाकर गिरी। उसने जल्दी से पलटकर उन लड़कों की तरफ देखा तो उसमें से एक लड़का उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अब तुम्हें जितना चिल्लाना है चिल्लाओ क्योंकि यहाँ से तुम्हारी आवाज़ बाहर नहीं जाने वाली। अविका डरी हुई नजरों से बारी बारी से उन दोनों को देख रही थी। इससे पहले कि वो लड़का उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता, अविका जल्दी से वहाँ से उठी दरवाजे की तरफ भागी। अविका के दरवाजे की तरफ भागते देखकर वो दोनों लड़के ही एक दूसरे के हाई फाई करते हुए जोर जोर से हंसने लगे जैसे वो अविका का मजाक उड़ा रहे हो। वहीं अविका अपनी मुठ्ठियां बांधे जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी, प्लीज़ दरवाजा खोलिए। इसी के साथ वो दरवाजे के खोलने की कोशिश भी कर रही थी पर उस लड़के ने दरवाजे को लॉक कर दिया था जिस वजह से वो दरवाजा खुल नहीं पा रहा था। पर अविका पूरी कोशिश कर रही थी उसकी आवाज़ किसी तरह से रूम से बाहर जा सके। जो ज़्यादा रोने की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी और अपने दोनों हाथों से दरवाजे को पीटे जा रही थी। प्लीज़ छोड़ो, मुझे जाने दीजिए, यहाँ से मुझे घर जाना है। आयुष प्लीज़ मुझे बचाइए। तब उसमें से एक लड़के ने आगे बढ़कर उसके बालों को कसकर पकड़ा और अपने सामने करते हुए कहा, ना बेबी, तुम्हारी आवाज़ यहाँ से बाहर नहीं जाएगी। अब तो तुम यहाँ से बाहर तभी जाओगी जब हम चाहेंगे, इसीलिए चुपचाप वही करो जो हम तुमसे करने के लिए कह रहे हैं। अविका अपने एक हाथ से अपने बालों को और दूसरे हाथ से उस लड़के को खुद से दूर करते हुए बोली, आप दोनों बहुत बुरे हो। अगर मेरे आयुष को पता चला तो वो आपकी हालत बहुत बुरी कर देगा, देख लेना। इसीलिए अच्छा होगा मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अविका की बात सुनकर दूसरे लड़के ने उसकी बात हंसी में उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड को तो पता ही नहीं होगा कि तुम कहाँ हो और किस रूम में हो, और जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक तो हमारा काम भी हो जाएगा। अब ये रोना धोना बंद करो क्योंकि हमारे दिमाग ख़राब हो रहा है तुम रोते हुए देखकर। उस लड़के ने दोबारा अविका को बेड की तरफ धकेला और लेकिन अविका बेड पर जाने के बजाय सीधा फर्श पर ही गिर गई। उसने पलटकर वापस उन लड़कों की तरफ देखा और उनकी तरफ ही कदम बढ़ा रहे थे। अविका पीछे की तरफ खिसकते हुए उसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, ये आप सही नहीं कर रहे हैं। वहीं आयुष जल्दी से इस फ्लोर पर आ गया और एक एक रूम को चेक करने लगा। जहाँ पर रूम बंद थे पर आयुष सभी रूमों के डोर को पीटते हुए उन्हें खुलवा रहा था, लेकिन किसी भी रूम में उसे अविका नजर नहीं आई। बस एक आखिरी ही रूम बच गया था जो अंदर से लॉक था। आयुष जल्दी से उस डोर के पास आया और उसे दरवाजे को पीटने लगा, हे ओपन द डोर, मुझे रूम को चेक करना है। लेकिन अंदर से कोई भी डोर ओपन नहीं कर रहा था। अब तक उसके पास स्टाफ बॉय और वह मैनेजर भी आ गया था। आयुष ने मैनेजर से कहा, जल्दी से इसकी मास्टर की लेकर आइए और इसे ओपन कीजिए। तो मैनेजर ने कहा, मैं पहले ही मास्टर की लेकर आया हूँ, आप हटिए, मैं अभी इनको ओपन करता हूँ। आयुष को अब कहीं ना कहीं शक हो रहा था कि हो ना हो अविका इसी रूम में होगी। मैनेजर ने जल्दी से अपनी पॉकेट में मास्टर की निकाली और उस रूम का डोर अनलॉक कर दिया। रूम का डोर अनलॉक होते ही आयुष ने झटके से उस रूम को ओपन किया और जैसे ही उसने नज़र सामने की तरफ देखा, आयुष के साथ साथ मैनेजर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। अविका पर्स पर पीछे की तरफ खिसकते हुए उन लड़कों को खुद से छोड़ देने की भीख मांग रही थी। वहीं वह दोनों लड़के अब भी बेशर्मों की तरह हंसते जा रहे थे। अविका की हालत देखकर आयुष तो कुछ देर के लिए शौक रह गया। अचानक उसकी आंखों में जैसे खून उतर आया। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां कसते हुए उन दोनों लड़कों को बारी बारी से अपनी खतरनाक नजरों से घूरा। वो दोनों लड़के इस बात से अनजान अविका की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी उसके कानों में आयुष की डरा देने वाली आवाज़ आई, जहाँ हो वहीं रुक जाओ।
अगर उसे छूने की कोशिश की तो दोनों अपनी जान से जाओगे। आयुष की आवाज़ सुनकर जहां अब उन दोनों लड़कों ने पलटकर आयुष की तरफ देखा, वहीं अविका ने जब आयुष को दरवाजे के पास खड़ा हुआ देखा, तब जाकर उसकी जान में जान आई। वो जल्दी से खड़ी हुई और भागकर आयुष के सीने से लग गई। आयुष ने भी अविका को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। अविका आयुष के सीने पर सिर रखकर रोते हुए बोली, आयुष अच्छा हुआ आप आ गए, ये लोग बहुत बुरे हैं, मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं। आयुष साफ महसूस कर पा रहा था कि अविका इस वक्त बुरी तरह से कांप रही थी। वो उसके सीने से सिमटी जा रही थी, जैसे उन दोनों लड़कों से छुपने की कोशिश कर रही हो। आयुष ने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखों को बंद कर लिया और अविका के बालों को सहलाते हुए धीरे से कहा, शांत हो जाओ, मैं अब आ गया हूँ ना, अब इन लड़कों को इनकी सजा जरूर मिलेगी। कहकर आयुष ने अपनी आंखें खोली, उन दोनों लड़कों को देखा। इस वक्त आयुष की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी, जैसे वो गुस्से में आग से ददक रही हो। वहीं उन लड़कों ने जब आयुष को देखा तो एक लड़के ने उस पर चिल्लाते हुए कहा, हे यूं तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम्हें पता नहीं है कि रूम हमारे नाम पर बुक है? दूसरा लड़का मैनेजर से बोला, क्या तुम्हारे यहाँ की रूम सर्विस ऐसी है कि कोई भी मुंह उठाकर अंदर आ सकता है? तुम जानते हो ना, हम इस होटल में बहुत पुराने कस्टमर हैं और अगर हम चाहते तो तुम्हारा होटल बंद भी करवा सकते हैं। मैनेजर जानता था कि ये दोनों ही बहुत बड़ी फैमिली की से बिलोंग करते हैं और काफ़ी बिगड़े हुए लड़के हैं और अक्सर इन लोगों का यहाँ आना जाना रहता है, लेकिन वो ये भी जानता था उसके सामने जो खड़ा है वो किसी फैमिली से बिलोंग करता है और अगर वो चाहे तो खड़े खड़े ही इस होटल को मिट्टी में मिला सकता है। इसलिए मैनेजर ने उन लड़कों से सख्ती से कहा, तुम यहाँ पर एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हो और हमें सिखा रहे हो कि रूम सर्विस कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं, और तुम क्या इस होटल पर एक्शन लोगे? एक्शन तो हम लोग लेंगे तुम्हारे ऊपर। तभी पहले वाले लड़के ने कहा, अपनी बकवास बंद करो और निकलो यहाँ से, इस लड़की को हमारे हवाले करो। जैसे ही वो दोबारा अविका की तरफ बढ़ने लगा, अविका ने डर कर कसकर आयुष को पकड़ लिया। मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे इन लोगों से डर लग रहा है, मुझे यहाँ नहीं रहना। तभी उन लड़के ने जैसे ही अविका को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसी वक्त उसका हाथ आयुष के हाथों की पकड़ में था। उस लड़के ने भी गुस्से से आयुष की तरफ देखा, पर इससे पहले कि वो आयुष से कुछ कहता, उसे अपने हाथ में तेज़ दर्द का एहसास हुआ, जिस वजह से उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। आयुष ने झटके से उसका हाथ छोड़ा तो उस लड़के ने दूसरे हाथ से अपना हाथ को पकड़ लिया और दर्द से तिलमिलाते हुए वहीं फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। दूसरा लड़का जो अपनी साथी को ऐसी हालत देखकर ही एकदम सदमे में चला गया। वहीं आयुष ने अविका को खुद से दूर किया और उसके कंधे को पकड़कर हिलाते हुए कहा, क्या तुम्हें ये नहीं चाहिए था कि इनको इनके किए की सज़ा मिले? अविका ने सिसकते हुए धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया। आयुष ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, मैं अभी इन्हें सज़ा दूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरी अविका को हर्ट करने की? कहकर आयुष ने अपनी खतरनाक नज़रों से उन दोनों लड़कों को देखा। वहीं उन लड़कों के साथी ने जब अपने साथी की हालत देखी तो वो भी आयुष पर वार करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, पर इससे पहले कि वो आयुष पर हाथ उठा पाता, आयुष ने उसका हाथ झटके से मरोड़कर उसकी पीठ पर लगाया और उसके सिर के बाल को भी अपने एक हाथ से पकड़कर उसका सिर दीवार से जाकर दे मारा। आयुष इस वक्त गुस्से की आग में बुरी तरह से जल रहा था। वहीं अविका ने पहली बार आयुष को इतने ज़्यादा गुस्से में देखा था, इसीलिए वो भी फटी हुई आंखों से सामने की तरफ नज़ारे देख रही थी। वहीं मैनेजर और स्टाफ बॉय चुपचाप ये सारा नज़ारा देख रहे थे, लेकिन उन दोनों की भी हिम्मत नहीं थी आयुष को रोकने की। वहीं उन लड़के का दीवार पर सिर मारने से उसका सिर जैसे एकदम से फट गया और खून की धार बहकर उसके चेहरे पर आने लगी। पर आयुष का गुस्सा यहाँ भी शांत नहीं हुआ। उन्हें एक जोर का पंच उसके पेट पर मारा और दूसरा पंच उसके चेहरे पर इसी वजह से वो लड़का फर्श पर गिर गया। आयुष भी उसके ऊपर जाकर लगातार उसके मुंह पर और पंच मारे जा रहा था। मेरी अविका को हाथ लगाएगा, उसे हर्ट करेगा, सालो तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम आयुष रॉय कपूर के प्यार की तरफ नज़र उठाकर देख सको, और तुमने तो उसे छूने की जरूरत की है, तुम्हारी तो मैं जान ले लूँगा। आयुष को इतने ज़्यादा गुस्से में देखकर अविका अब डर से कांप रही थी। वहीं मैनेजर ने अविका से कहा, मैम प्लीज़ मैम इन्हें रोकिए, इन लड़कों को हम खुद पुलिस के हवाले करेंगे। अविका की तो खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी आयुष को रोकने की, पर वो ये भी नहीं चाहती थी कि आयुष के हाथों उन लड़कों की मौत हो जाए, इसलिए उसने डरते हुए आयुष के पास गई और उसे रोकने की कोशिश करते हुए बोली, आयुष छोड़ दीजिए, इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं ना, वही इन्हें सज़ा देंगे। तो दोस्तों आई होप आपको सीरीज़ का ये पार्ट पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लग रही है हमारे आयुष और अविका की ये जोड़ी। वहीं पहला लड़का जो अपने हाथ पकड़े हुए वहाँ बैठा हुआ था, वो अपने दोस्त की हालत देखकर इतना डर गया कि मौके का फ़ायदा उठाकर जल्दी से रूम से बाहर भाग गया। उस लड़के पर किसी की नज़र नहीं गई, इसीलिए वो वहाँ से भागने में कामयाब हो गया। अविका के रोकने पर भी आयुष नहीं रुक रहा था। वो उस लड़के के ऊपर से उठाया और उसका कॉलर पकड़कर उसे खड़ा करते हुए कहा, तुम लोगों को सज़ा पुलिस नहीं मैं दूंगा, एक बेहतर मौत देकर। कहकर आयुष ने एक बार फिर अपना पंच जैसे ही उससे मारने के लिए अपना हाथ उठाया, अविका ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। अविका के टच से आयुष ने अविका की तरफ देखा तो अविका आंसू भरी नज़रों से अपना सिर नामे हिला रही थी। अविका के आंसू देखकर आयुष का हाथ धीरे धीरे नीचे हुआ। अविका ने आयुष से कहा, छोड़ दीजिए, इसे पुलिस के हवाले कर देंगे, आप अपने हाथ गंदे मत कीजिए। कहकर अविका वापस आयुष के सीने से लग गई। अविका के इस तरह से सीने से लगने से आयुष के गुस्से की आग जैसे धीरे धीरे शांत होने लगी।
उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसने अपने एक हाथ से अविका को होल्ड किया और दूसरे हाथ से उस लड़की को मैनेजर की तरफ धकेलते हुए कहा, लेकर जाओ इसे, इसका हिसाब तो मैं बाद में पूरा करूंगा। मैनेजर और स्टाफ बॉय ने उस लड़की को पकड़ लिया और उसे वहां से घसीटते हुए ले गए। वैसे भी आयुष ने उसकी हालत इतनी खराब कर दी थी, अब वो अधमरी सी हालत में था। उसमें अब इतनी जान नहीं थी कि वो वहां से भाग सके। अविका अभी भी आयुष के सीने से लगी रो रही थी। आयुष ने अविका के चेहरे अपने दोनों हाथों में थामा और उसे ऊपर करते हुए कहा, अब क्यों रो रही हो? आप सब ठीक है ना? तुम सेफ हो? अविका ने रोते हुए यही कहा, मुझे घर जाना है आयुष, मुझे बहुत डर लग रहा है। अविका को इतना ज़्यादा रोता देखकर आयुष को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो साफ देख पा रहा था इस हादसे से अविका कितना ज़्यादा डर गई थी। उसने अविका को अपनी गोद में उठाया और अपनी बाहों में भरते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें अभी यहाँ से लेकर जाता हूँ। कहकर आयुष भी रूम से बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद अविका और आयुष दोनों ही आयुष की गाड़ी में बैठे हुए थे। अविका आयुष की गोद में बैठी हुई अभी भी उसके गले में बाहें डाले रो रही थी। आज के हादसे से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वैसे भी वो थोड़ी डरपोक टाइप की थी। उसे तो ये सोच कर ही घबराहट हो रही थी कि अगर आयुष वक्त पर नहीं पहुंचता तो उसके साथ क्या हो जाता। वो तो जीते जी ही मर जाती। वहीं आयुष उसकी बैग को सहलाते हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। कुछ भी नहीं हुआ है, सब ठीक है, अब क्यों रो रही हो? अविका ने सिसकते हुए ही कहा, आयुष अगर आप वक्त पर नहीं आती तो मेरा क्या होता? वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लग रहे थे आयुष। आयुष ने अविका को खुद से थोड़ा दूर किया और उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भरते हुए कहा, पर मैं वक्त पर आ गया ना अविका। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुम जब बार में आई थी तो मुझे कॉल क्यों नहीं किया और मुझे क्यों नहीं मिली? अविका ने सुबकते हुए कहा, मैंने आपको देख लिया था और मैं आपके पास ही आ रही थी, पर तभी वो लड़के सामने आ गए और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से ले गए। फिर कुछ सोच करते हुए अविका दोबारा बोली, और सब आपकी वजह से हुआ है। मैं आपसे थोड़ी नाराज़ क्या हुई? आपने तो दूसरी गर्लफ्रेंड ही बना ली, इसीलिए मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बनना चाहती थी। लड़के होते हैं ना, इनका तो यही होता है, एक गई और दूसरी आ गई। प्यार नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। वहीं अविका की बात सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है और तुमने मान भी लिया, और तब से मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, वो बात तुमने नहीं मानी। तो अविका ने आयुष के कंधे पर मारते हुए कहा, मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने देखा था उस सोशल मीडिया पर आपने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फ़ोटो डाली हुई है। तो आयुष ने अपनी आइस रोल करते हुए कहा, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो मेरी दोस्त है जो 2 दिन पहले ही अब्रोड से आई है। और गर्लफ्रेंड वाली बात तो मैंने तुमसे झूठ बोली थी, सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। अब मुझे थोड़ी पता था कि तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ तक आ जाओगी। अविका ने कन्फर्म करते हुए पूछा, क्या वाकई में आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? तो आयुष ने अपने कंधे उचकाते हुए कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकता कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो तो है, और वो हो तुम। कहकर आयुष ने अविका की नोज को पिंच किया। वहीं आयुष की बात सुनकर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, अविका के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। उसने कसकर आयुष के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मेरे अलावा किसी और को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना भी मत, वरना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी और फिर कभी भी बात नहीं करूंगी। आयुष ने भी हंसते हुए अविका को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, तुम्हारे होते हुए किसी और का कोई चांस नहीं है, इसीलिए इस मामले में तुम निश्चिंत रहो, पर मुझे बार बार नाराज़ मत रहना, वरना फिर मुझे सोचना पड़ेगा। अभी आयुष ने लास्ट की बात उसे थोड़े छेड़ते हुए कहा। तो अविका ने भी चिढ़ते हुए उसे मारने लगी और कहा, मैंने कहा ना, दोबारा ऐसी बात मत करना। अब मुझे घर छोड़ दो, इतनी देर हो गई है, मम्मी परेशान हो रही होगी। आयुष ने अपनी भुहें चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें उन लड़कों से बचाकर, मेरा मतलब है कि बचाकर यहाँ लाया, क्या इसके बदले तुम मुझे कुछ दोगी नहीं? अविका ने कन्फ्यूजन से पूछा, क्या चाहिए आपको, बताओ मुझे, मैं कल ही आपको लाकर दूंगी। तो आयुष ने अविका की कमर को थामते हुए कहा, तुम्हें कल कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो भी मुझे चाहिए वो तुम आज और अभी मुझे दे सकती हो। अविका सवालिया नज़रों से आयुष को देखने लगी कि भला अभी उसे क्या दे सकती है। आयुष ने अविका की नासमझी को देखकर उसके सॉफ्ट होठों पर अपने अंगूठा फिराते हुए कहा, तुम मुझे एक किस्त दे सकती हो ना अविका? आयुष की बात सुनकर अविका ने जल्दी से आयुष का हाथ अपने होठों से हटाया और अपने मुंह पर हाथ रखते हुए अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, और वैसे भी आपने मुझे प्रॉमिस किया है कि आप मेरी परमिशन के बिना मुझे किस नहीं करेंगे। अविका की बात सुनकर आयुष ने बच्चों जैसा फेस बनाते हुए कहा, फिर तो रहने दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, चलो बैठो अपनी सीट पर, मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। आयुष की इस बात को सुनकर अविका मन ही मन हंसी भी आ रही थी, लेकिन उसे आयुष से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ ही देर में आयुष ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकल गया। इटली में इस वक्त हीर आरव के साथ उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। वो सामने ही की मिरर को देखते हुए अपने होठों के लिप्स को बार सही कर रही थी। वहीं आरव अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे तक देख रहा था। दरअसल उसे हीर की ड्रेस पसंद नहीं आई थी, क्योंकि वो ड्रेस बहुत ही ज़्यादा रिवीलिंग थी और बहुत ही ज़्यादा बोल्ड थी। उसे ये बात पसंद नहीं आ रही थी कि कोई भी हीर को इस ड्रेस में देखे, क्योंकि उसकी बैक का गला और आगे का गला बहुत ही ज़्यादा डीप था और साइड कट होने की वजह से हीर की थाई भी साफ नज़र आ रही थी। हीर ने लिपस्टिक को अपने क्लच में रखते हुए कहा, चलो मैं तैयार हूँ आरव, जल्दी से हमें काम पर लग जाना चाहिए। तभी आरव ने चिढ़ते हुए कहा, क्या तुम्हें और ढंग की ड्रेस नहीं मिली थी हीर, ये क्या पहनकर आ गई हो? हीर ने एक नज़र अपनी ड्रेस की तरफ देखा और फिर आरव की तरफ पूछा, क्या पहनकर आई?
उससे तुम्हारा क्या मतलब है आरव? और ऐसी जगह पर क्या मैं साड़ी लपेट कर आती? आरव ने भी चिढ़ते हुए कहा। मेरे कहने का मतलब है कि ये ड्रेस कुछ ज़्यादा ही बोल्ड नहीं है? तुम ढंग का पहन कर तो आ सकती है ना। हीर समझ गई कि आरव उसे लेकर कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रहा है और ये सही भी था। आरव नहीं चाहता था कि कोई भी हीर को उसके अलावा इस ड्रेस में देखे, क्योंकि इस वक्त इस तरह की ड्रेस में देखने का हक सिर्फ आरव का ही था और किसी का नहीं। हीर ने स्माइल करते हुए कहा, आरव कम ऑन, तुम जानते हो ना कि हम यहाँ पर कोई पार्टी करने नहीं आए हैं बल्कि अपने मिशन पर आए हैं। आरव कहाँ हीर की बात मानने वाला था। उसने अपना ब्लेजर उतार कर हीर को उसे कवर करते हुए कहा, इसे ब्लेजर को तुम अपने ऊपर से नहीं हटाओगी, समझी? अब चलो। हीर ने हैरानी से आरव के ब्लेजर की तरफ देखा और फिर आरव की तरफ। इससे अच्छा तो तुम मुझे ब्लैंकेट में कवर कर देते आरव, वो ज़्यादा बेटर होता। आरव ने अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए कहा, ज़्यादा बोलो मत, क्योंकि मेरी जगह अगर तुम्हारे डैड भी होते ना तो वो भी तुम्हें इससे भी इसी की ड्रेस नहीं पहने देते। अब चलो, कहकर आरव गाड़ी से बाहर निकल गया। हीर ने चिढ़ते हुए एक क्यूट सा मुंह बनाया और वो भी गाड़ी से बाहर आ गई। बाहर आकर आरव ने अपनी बाह आगे की तो हीर ने भी अपनी बाह आरव की बाह में डाल दी और दोनों ने एक दूसरे की नज़रों में की तरफ देखा और अपना कदम एंट्रेंस की तरफ बढ़ा दिए। अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा रंगीन था। वहीं मेन एंट्रेंस पर ही एक आदमी सभी आने वाले मेहमानों को एक एक मास्क दे रहा था, लेडीज़ ने के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग। हीर और आरव दोनों ने ही अपनी मास्क ली और अपनी आंखें पर बांध ली। वहीं दोनों की जोड़ी एकदम परफेक्ट लग रही थी, मेड फॉर ईच अदर। दोनों ही एक साथ पार्टी हॉल में पहुंचे। अंदर का माहौल काफ़ी ज़्यादा रंगीन था। ये पार्टी सिर्फ माफियाज की ही थी और इटली के कई सारे माफिया इस पार्टी में इकट्ठे थे, इसीलिए यहाँ पर कई सारी डांसर छोटे छोटे कपड़े पहने हुए वहाँ पर आए लोगों का मनोरंजन कर रही थी। वहीं रोशनी कम थी, लेकिन रंग बिरंगी लाइटों से वहाँ की जगह बहुत ज़्यादा रंगीन और खूबसूरत नजर आ रही थी। तभी एक आदमी आरव के पास आया और उसके बगल में ही खड़ा हो गया। आरव उस आदमी को जानता था, लेकिन वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे वो उसे जानता ही ना हो। वहीं वो आदमी भी आरव के बगल में ऐसे खड़ा हुआ जैसे वो आरव को अनजान हो। आरव ने बिना उस आदमी की तरफ देखे ही कहा, कहाँ है वो? तो उस आदमी ने भी उसे सामने की तरफ देखते हुए कहा, रूम नंबर 809। आरव ने हीर का हाथ अपनी बाहों में थामा और अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा दिए। वहीं वो आदमी भी पैनी नजरों से आसपास देखते हुए वहां से निकल गया। तो दोस्तों, कौन था ये आदमी जो आरव को कुछ इन्फॉर्मेशन देके गया था? क्या ये आरव का कोई बॉडीगार्ड था या फिर था कोई दुश्मन? ये तो आपको आगे पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आप कहानी पर कंटिन्यू बने रहिए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें। कुछ ही देर में आरव और हीर जिस लिफ्ट में थे उसी लिफ्ट का डोर ओपन हुआ और दोनों ही एक साथ लिफ्ट से बाहर आ गए। आरव ने बिना हीर की तरफ देखे ही चलते हुए कहा, तुम तैयार हो ना? हीर ने भी बिना आरव की तरफ देखे ही कहा, मैं तैयार कब नहीं होती हूँ आरव, इन कामों के लिए मैं ऑलरेडी तैयार रहती हूँ। आरव ने तिरछी नज़रों से हीर की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम वाकई में डर नहीं लग रहा है? मतलब मैंने जहाँ तक लड़कियों को देखा है वो हमेशा छुई हुई बनी रहती हैं और तुम हो कि हमेशा खतरों की खिलाड़ी बनी घूमती हो। तो हीर ने भी डेविल स्माइल के साथ कहा, मैंने तुम्हें कहा है ना आरव कि मैं पापा की परी नहीं हूँ, उनकी शेरनी हूँ और डर से फाइट करना मैंने बचपन से सीखा है। कुछ ही देर में वो लोग एक रूम के सामने खड़े हुए थे। आरव ने साइड में लगी बेल को प्रेस किया और उससे थोड़ी दूर बाद एक लड़की ने डोर ओपन किया। उस लड़की ने भी काफ़ी सॉफ्ट कपड़े पहने हुए थे। आरव और हीर को देखकर वो लड़की साइड से हटते हुए बोली, अंदर आइए। आरव और हीर दोनों ही एक साथ अंदर चले गए। अंदर का माहौल भी काफ़ी कम रंगीन नहीं था। अंदर करीब 3 आदमी अलग अलग सोफे पर बैठे हुए सिंगार की कस ले रहे थे और उनमें एक हाथ में वाइन का गिलास था। उन आदमियों के अगल बगल में और लड़कियां भी थी जो उन्हें शराब परोस रही थी और कुछ तो उनका मनोरंजन भी कर रही थी। वैसे वो आदमी अधिक उम्र के ही लग रहे थे, लेकिन उन्हें देखकर लग रहा था कि वो काफ़ी शौकीन मिजाज के लोग हैं। उन आदमियों को देखकर हीर ने धीरे से आरव से कहा, इन बुड्ढों का क्या शौक चढ़ा है ये सब करने का? क्या उनकी उम्र है ये सब करने की? आरव ने धीरे से हीर का हाथ प्रेस करते हुए कहा, मुंह को बंद रखो हीर, हमें जल्द से जल्द अपना काम करके यहाँ से निकलना है। तभी उसमें से एक आदमी बोला, आओ बैठो, वहाँ क्यों खड़े हो? आरव जाकर उसके सामने ही सोफे पर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए बैठ गया। हीर भी उनके पास ही बैठ गई। वहीं दूसरा आदमी हीर को अजीब नजरों से देखते हुए बोला, वैसे ये खूबसूरत भला कौन है? क्या हमें इनसे नहीं मिल पाओगे? आरव कुछ कहता उससे पहले ही हीर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम हीर है। तो उस आदमी ने हीर का हाथ पकड़कर उसे चूमते हुए कहा, नाइस नेम हीर। वहीं आरव तो जलती हुई नजरों से हीर के उस हाथ को देख रहा था जो आदमी के हाथ में था। उसका तो मन कर रहा था कि उस आदमी के हाथ को ही उसकी बॉडी से अलग कर दें। वहीं उसे हीर पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसे क्या जरूरत थी अपना हाथ आगे बढ़ाने की, उसे हैंडशेक करने की। वहीं हीर ने तो सिर्फ हैंडशेक करने के लिए ही हाथ आगे बढ़ाया था। उसे नहीं लगा था कि वो उसका हाथ पकड़कर उसे चूम लेगा, इसीलिए उसने झटके से अपना हाथ वापस खींच लिया। अभी यहाँ पर वो लोग अपने मिशन के लिए आए थे और अगर ये बात मिशन की नहीं होती ना तो अब तक हीर उस आदमी की हड्डियां पसलियां एक कर चुकी होती। तभी आरव ने उस आदमी से कहा, अगर जान पहचान हो चुकी हो तो हम काम की बात करें। तो उस तीसरे आदमी जो काफ़ी देर से चुप बैठा हुआ था उसने अपनी सिगरेट को कस लेकर कहा,
ले रहा था उसने अपनी सिगरेट को ऐसी ट्रे में बुझाते हुए कहा, काम की बात तो तब होगी जब पहले हमारे फ़ायदे की बात होगी। तो अब हमें पता होना चाहिए कि इन सब में हमारा क्या फ़ायदा होगा, तब तो हम तुम्हारा साथ देंगे, वरना भूल जाओ। आरव ने भी एटीट्यूड से जवाब दिया, अब तक आप लोगों ने काफ़ी फ़ायदा कमाया है इन सब में, अभी आपको और फ़ायदा चाहिए। आपको नहीं लगता कि उन सब के बदले में आपको मेरा साथ देना चाहिए? तो उसमें से दूसरे आदमी ने हंसते हुए कहा, आरव राठौड़, तुम शायद भूल रहे हो कि यहाँ सारे इनलीगल काम होते हैं और इनलीगल कामों में फ़ायदा ही पहले देखा जाता है, काम की बात बाद में की जाती है। वहीं हीर तो उनकी बातों से इरिटेट हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, उसे बात करने की ज़रूरत क्या है, ऐसे लोग लातों के भूत होते हैं, बातों से मानते कहाँ हैं। वहीं आरव उस आदमी से कुछ कहता उससे पहले ही हीर ने अपनी गन निकालकर उस आदमी के फोरहेड पर रखते हुए कहा, बुड्ढे, कब्र पे पैर लटके हुए हैं और तुझे फ़ायदे की पड़ी हुई है, चुपचाप से पेपर साइन कर दे, वरना इसकी एक गोली भी तेरे भेजे में गई ना तो अपने फ़ायदा समेत सीधा गॉड को प्यारा हो जाएगा। वहीं आरव ने हैरानी से हीर की तरफ देखा और मन ही मन कहा, हो गई शुरू, इस लड़की को पता नहीं जल्दबाजी किस चीज़ की रहती है। आरव ने पेपर्स निकालकर सामने टेबल पर पटकते हुए कहा, कर दो साइन, क्योंकि इसका दिमाग ना उल्टी खोपड़ी का है, ये गोली चला भी देगी। वहीं उसके बगल में बैठा हुआ इंसान तो सदमे में कभी हीर को देख रहा था तो कभी आरव को। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को नाजुक से हाथों को अभी उसने चुमा था वो लड़की इतनी खतरनाक भी हो सकती है। अब उन आदमियों के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए चुपचाप उन्होंने उस पर साइन कर दिए। लेकिन तीसरे आदमी ने गुर्राते हुए कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया है, इन सब की सज़ा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, खासकर इस लड़की को। बहुत पर निकल आए हैं ना इसके, ऐसे परों को तोड़ना मैं अच्छे से जानता हूँ। ऐसी लड़कियां तो रोज़ मेरे बिस्तर पर होती हैं। इसके आगे कि वो आदमी कुछ बोलता, आरव ने अपनी गन निकालकर सीधा उसके भेजे में सारी की सारी गोलियां उतार दी। वहीं दो आदमी तो सदमे से ये सब देख रहे थे और वह लड़कियां जो अभी मनोरंजन के लिए डांस कर रही थी एक कोने में जाकर दुबक गई। वहीं पहले वाले आदमी ने घबराते हुए कहा, हमने तो साइन कर दिए ना, अब हमें जाने दो। तो हीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हें किसने कहा कि हम तुम्हें जाने देंगे, हमारा फ़ायदा इसमें है कि तुम दोनों अपनी जान से जाओ। कहकर हीर ने उन दोनों पर फायर कर दिया, जिससे वो दोनों भी वहीं ढेर हो गए। आरव ने हीर से पूछा, अब तुमने इन्हें क्यों मारा? तो हीर ने अपनी गन को फूंक मारते हुए कहा, क्योंकि इन लोगों ने हमारा कोई फ़ायदा नहीं था इसीलिए। कहते हुए हीर ने वो पेपर उठा लिए और उन्हें देखते हुए बोली, हमारा काम तो हो गया आरव, चले। आरव ने एक नज़र उन आदमियों की डेड बॉडी की तरफ देखा और हीर का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो, वैसे तुम्हें कहीं भी ले जाने का मतलब तबाही मचाना, मैं उनसे बात कर रहा था ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो सब्र ही नहीं है। कहते हुए आरव हीर को लिफ्ट में ले आया और लिफ्ट का बटन प्रेस कर दिया। हीर ने बड़ी ही अदा से आरव के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, भूलो मत, इसकी चलती फिरती तबाहों से तुम्हें प्यार हुआ है, इसी चलती फिरती तबाह ही से तुम्हें प्यार हुआ है, तो अब तो तुम्हें आदत डाल लेनी चाहिए। आरव ने उसकी बाह अपने गले में हटाते हुए कहा, और तुम्हें भी आदत डालनी होगी हीर, ऐसे ही किसी को भी तुम खुद को छूने नहीं दे सकती हो। आरव की बात सुनकर हीर ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ, तो मुझे क्या पता था कि वो कमीना मेरे हाथ को चूम ही लेगा, बुड्ढा को शर्म भी नहीं आई, उनकी पोती की उम्र की हूँ। आरव ने उसके पीछे की तरफ धकेल कर लिफ्ट की दीवार से सटाते हुए कहा, तुम शायद भूल रही हो कि अभी हम लोग किसी तरह के लोगों के बीच में हैं, यहाँ पर ऐसी बातें नॉर्मल हैं, आइंदा से इस बात का ध्यान रखना। तभी एक आवाज़ के साथ लिफ्ट ओपन हुई। आरव हीर का हाथ पकड़कर लिफ्ट से बाहर आ गया। आरव अभी आगे बढ़ ही रहा था, तभी किसी ने उसे आवाज़ देकर बोला, क्या तुम मुझसे मिले बिना ही जाओगे? दोनों ही कदम एकदम से रुक गए और दोनों ही एक साथ पलटकर पीछे की तरफ देखा, जहां पर आरव के अंकल और डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहे थे। उन्हें देखकर आरव हीर की तरफ देखा और कहा, तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। नहीं, मैं अभी यहीं रुकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगी। तो आरव ने इस बार इसे सख्ती से कहा, मैंने कहा ना हीर, जाकर गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ। हीर ने एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा और वहाँ से चली गई। आरव भी जाकर अपने अंकल के सामने खड़ा हो गया और बोला, कहिए, क्यों मिलना चाहते हैं मुझसे? अब ये मत कहना कि आपको मेरी फिक्र है, इस वजह से मिलना चाहते हैं, ज़रूर इसमें भी आपका कोई ना कोई स्वार्थ छुपा होगा। आरव के अंकल का नाम फ्रांसिका था और मन ही मन में वो आरव को मारने की प्लानिंग करता रहता था। उसने एक फेक स्माइल के साथ कहा, आरव, तुम मेरे भाई के बेटे हो, तो भला तुमसे मिलने में मेरा क्या स्वार्थ होगा? मेरा भाई तो यहाँ है नहीं, उसकी आखिरी निशानी तो हो तुम, बस मैंने इस वजह से कहा था, तुमसे मुझे मिलना चाहिए था। आरव अच्छे से जानता था कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी कितना उसकी परवाह करता है, इसीलिए उसे बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, मुझे अच्छा लगा ये जानकर कि आप बिना किसी फ़ायदे के मुझे मिलना चाहते हैं, लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि इतने सालों तक आपका वो प्यार, वो केयर कहाँ गई थी? तब आपकी केयर कहाँ गई थी जब मेरी माँ और मेरे डैड के जाने के बाद मैं अकेली हो गई थी? तब तो कभी भी आपने हमसे नहीं कहा आपको हमारी फ़िक्र है, और उस वक्त हम सबसे ज़्यादा हमारी फैमिली की ही ज़रूरत थी। आरव की बात सुनकर फ्रांसी को नज़र चुराते लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आरव की बात सच थी, लेकिन तुरंत ही उसने अपने एक्सप्रेशन छुपाते हुए कहा, वो बहुत पहले की बात है आरव, और अब मैं बहुत बदल चुका हूँ, बाकी मैं तो चाहता हूँ तुम एक बार हमारे घर पर आओ
और अपनी फैमिली से मिलो। आखिर वो सब भी तुम्हारी फैमिली है ना। आरव कुछ देर तो चुप रहा, फिर कहा, हाँ ठीक है, मैं भी आपकी फैमिली से मिलना चाहता हूँ, जिसे हमें हमारे बुरे वक्त में अकेला छोड़ दिया था। फ्रांसिको ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हम लोग उन वक्त में तुम्हारा साथ देना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे डैड के दुश्मन काफ़ी बड़ी तादाद में थे और हम लोग उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इस वजह से हम तुम लोगों से दूरी बनानी पड़ी। आरव को तो अपने अंकल की ये बात सुनकर मन ही मन हंसी आ रही थी कि आखिर वो किसे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ऐसा नहीं था कि आरव अपने डैड की पोजीशन से अनजान था, नहीं, आरव अच्छे से जानता था कि वो कितने बड़े पावरफुल फैमिली से बिलोंग करता था, और वो ये भी जानता था कि उन्हें खतरा बाहर से नहीं बल्कि घर में छुपे दुश्मनों से था, और इन लोगों की वजह से ही उन्हें इटली छोड़कर इंडिया जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी उसने अपने चेहरे से ये बात जाहिर नहीं होने दी और नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ कहा, ठीक है, मैं कल ही अपनी उस फैमिली से मिलने के लिए आता हूँ, कहकर आ जाओ वहाँ से, चल दो। आरव के जाते ही फ्रांसिको, जिसके चेहरे पर एक स्माइल की, वो तुरंत एक कातिलाना स्माइल में बदल गई। उसने खुद से ही कहा, आ रहा हूँ, हम भी तुम्हारा बेसब्री से इंतजार करेंगे, क्योंकि जो काम सालों पहले नहीं हो सका आखिर वह पूरा भी तो करना है। खाने के साथ ही फ्रांसिको के चेहरे पर एक जहरीली वाली स्माइल आ गई। फ्रांसिस को वही था कि उसे पार्टी में अपने बेटे से बात कर रहा था, अपने बेटे को उस पोजीशन पर बैठाना चाहता था, पर वह जानता था कि अगर आराम उसके रास्ते से हट जाता तो रणवीर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों, इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। आई होप आज की स्टोरी आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं स्टोरी डालूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और कमेंट ज़रूर करना कि आज की स्टोरी आपको कैसी लग रही है। फ्रांसिको की तरह ही उसका बेटा अलोड भी, वो भी एक नंबर का मक्कार था, लेकिन उसमें आरव जैसी काबिलियत बिल्कुल भी नहीं थी। बस उसे तो पावर का नशा था, किसी भी तरह इस पोजीशन की पावर उसके नाम हो जाए। लेकिन इस पावर को संभालना कैसा है, इस बात की उसे जरा भी समझ नहीं थी। और वैसे भी फ्रांसिको तो सिर्फ नाम के लिए अपने बेटे को उस पोजीशन पर बैठाना चाहता था, हकीकत में तो वही राज करता। आरव अपनी गाड़ी में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठा, वहीं हीर गाड़ी में बैठी हुई आरव के ही लौटने का इंतजार कर रही थी। आरव के आते ही हीर ने आरव से पूछा, ये तो तुम्हारे अंकल है ना? आरव ने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, हाँ वही अंकल हैं जो मुझे मारने की साजिश रच रहे हैं। हीर ने कुछ सोचते हुए कहा, पर वो तुमसे क्या बात करने वाले थे? आरव ने एक फीकी सी हंसी के साथ कहा, वो चाहते थे कि मैं अपनी सो कॉल्ड फैमिली से मिलने के लिए उनके घर जाऊं, वैसे वही फैमिली जो दिन रात मेरे मरने की दुआ मांगती है। कहते हुए आरव के फेस पर नफरत वाले एक्सप्रेशन आ गए। हीर ने आरव के हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, तो क्या वाकई में तुम उनसे मिलने जाओगे? आरव ने तिरछी नजरों से हीर की तरफ देखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं भी तो देखना चाहता हूँ कि आखिर कौन लोग थे जिसने मेरी माँ को इतना ज़्यादा परेशान किया था। मैं भी उन लोगों के चेहरे देखना चाहता हूँ। हीर ने कहा, ठीक है, फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हें अकेला वहाँ नहीं जाने दूँगी। और गाड़ी स्टार्ट कर दी। चंडीगढ़ में आज मेहंदी का फंक्शन था। प्रीत ने भी अपने हाथों पैरों में मेहंदी लगाई थी। वो अपने हाथ पर माहिर का नाम लिखवाना चाहती थी, पर मेहंदी वाली उनकी जान पहचान की थी, इसलिए वो उसे ऐसे करने के लिए नहीं कह सकती थी। उसने हैप्पी की तरफ देखकर इशारा किया, तो हैप्पी उसके इशारे को समझकर उसके पास आई और प्रीत से पूछा, क्या हुआ, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तो प्रीत ने पहले आसपास देखा और फिर धीरे से हैप्पी से कानों की तरफ झुकते हुए कहा, चुपचाप से मेरे हाथों पर जीजू का नाम लिख चल। हैप्पी ने हैरानी से कहा, तू पागल है क्या? अगर बुआ ने देख लिया ना तो तेरी हालत ख़राब कर देगी। प्रीत ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, उसकी तू फिक्र मत कर, मैं तेरी बुआ के सामने ये बात आने नहीं दूंगी कि मेरे हाथ पर माहिर का नाम लिखा हुआ है। अब तू वही कर जो मैंने तुझे करने के लिए कहा है। हैप्पी ने अपना सिर नामे हिलाया और एक मेहंदी की कोन उठाकर बड़ी ही खूबसूरती से माहिर का नाम प्रीत के हाथों में लिख दिया। कोन वापस रखते हुए कहा, बस लिख दिया ना, अब मेरी जान छोड़। और सुन, अगर बुआ जी ने ये नाम देख लिया ना तो मेरा नाम तो बिल्कुल मत लेना कि मैंने लिखा है, समझी? मैं नहीं चाहती तेरे साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊँ। कहकर हैप्पी वहाँ से उठी और चली गई। वहीं प्रीत बड़े प्यार से स्माइल करते हुए उस नाम को देख रही थी। तभी उसकी नज़र थोड़ी दूरी पर खड़े हुए माहिर पर गई, जो किसी से बात कर रहा था। प्रीत ने अपनी जगह से खड़ी हुई और जैसे ही वो माहिर के पास जाने लगी, तभी सामने से दिलजीत ने उसे रोकते हुए कहा, अरे प्रीत, कहाँ जा रही हो? वैसे तुमने अपने हाथों में मेरा नाम लिखवाया है कि नहीं? दिलजीत के सामने देखकर प्रीत ने जल्दी से अपनी मेहंदी वाले हाथ अपने पीछे कर लिए और अपना सिर नामे हिलाते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हो दिलजीत? भला मैं तुम्हारा नाम अपने हाथों पर क्यों लिखवाऊंगी? तो दिलजीत ने कहा, क्योंकि बहुत जल्द हम दोनों का रोका होने वाला है ना। प्रीत ने चिढ़ते हुए कहा, हुआ तो नहीं है ना? और अपने हाथों पर मेहंदी से उसी का नाम लिखवाया जाता है जो तुम्हारे हस्बैंड हो या फिर बहुत जल्द बनने वाले हो। और वैसे भी अगले 3-4 साल तक हमारी शादी नहीं होने वाली, इसीलिए मैं क्यों तुम्हारा नाम अपने हाथों में लिखवाऊं? तो दिलजीत ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे रोका होगा तो शादी भी हो जाएगी। वैसे मेरा बड़ा मन है तुम्हारे हाथों में अपना नाम देखने का। प्रीत, दिखाओ ना नाम।
तो तभी किसी ने दिलजीत के कंधे पर अपना भारी भरकम हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें बड़ा शौक है लड़कियों के हाथों में अपना नाम लिखवाने का। दिलजीत ने पलटकर माहिर की तरफ देखा जो उसे ही घूर कर देख रहा था। वहीं माहिर को वहां देखकर दिलजीत मन ही मन बोला कि भगवान, अगर ये डेविल रॉय कपूर भड़क गया ना तो यहाँ पर अच्छा खासा तमाशा खड़ा कर देगा, मुझे किसी भी तरह इसे रोकना होगा। माहिर अभी दिलजीत से कुछ कहने ही वाला था, तभी प्रीत ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, अरे माहिर, तुम यहाँ पर हो, पर तुम्हें पता है माँ ने तुम्हारे लिए कल के लिए कपड़े मंगवाए हैं, वो तुम्हारे रूम में रखे हुए हैं, तुम एक बार उन्हें पहनकर तो देखो कि तुम्हें फिट आ भी रहे हैं कि नहीं। माहिर ने कन्फ्यूजन से प्रीत की तरफ देखा तो प्रीत उसे अंदर चलने का इशारा कर रही थी। माहिर उसके इशारे को समझ गया। उसने एक नज़र दिलजीत की तरफ देखा और कहा, प्रीत, तुम भी जरा मेरे साथ चलो और देखकर बताओ कि वो कपड़े मुझ पर कैसे लग रहे हैं। कहकर माहिर जैसे ही आगे बढ़ा तभी दिलजीत की आवाज़ उसके कानों में आई, प्रीत, तुम उसके साथ क्यों जाओगी, किसी और को भेज दो, मुझे पसंद नहीं है तुम्हारा ऐसे किसी लड़के के साथ उसके रूम में जाना। प्रीत हैरानी से दिलजीत को देख रही थी कि अभी तक तो उसका कोई रिश्ता भी नहीं हुआ है और ये अभी से उस पर ऐसे हक जताने लगा। वहीं माहिर तो ये बात बर्दाश्त करने से रहा कि प्रीत पर कोई और अपना हक जताए। उसने पलटकर एक बार दिलजीत की तरफ देखा। इससे पहले कि माहिर गुस्से में आकर दिलजीत का मुंह तोड़ देता, प्रीत जल्दी से माहिर के सामने आकर बोली, वहाँ चलो माहिर, मैं भी तो देखूँ कपड़े तुम्हें सही तरह से आ भी रहे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर सही नहीं आए तो कम से कम मैं उसे वापस तो करवा दूंगी ना। कहकर वो उसे धकेलते हुए अंदर की तरफ इशारा कर रही थी। माहिर ने एक विनिंग वाला लुक दिलजीत को दिया और प्रीत का साथ अंदर चला गया। दिलजीत तो हैरानी से उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। तभी हैप्पी ने उसके कंधे पर टैप करते हुए कहा, क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो। तो दिलजीत ने हैप्पी की तरफ देखा और कहा, मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हैप्पी ने अपने कंधे बांधते हुए कहा, गड़बड़ उन दोनों के बीच में नहीं बल्कि तुम दोनों के बीच में है। दिलजीत ने पूछा, हम दोनों के बीच में, तुम्हारा कहने का मतलब है कि प्रीत और मेरे बीच में किस तरह की गड़बड़ है। तो हैप्पी ने अपनी आइज रोल करते हुए कहा, और नहीं तो क्या, कम से कम तुम एक बार प्रीत से पूछ तो लेते कि वो तुम्हारे साथ शादी करना भी चाहती है कि नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ, मुझे और भी कई सारे काम हैं। कहकर हैप्पी वहाँ से आगे बढ़ गई। वहीं दिलजीत ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, यह कहना क्या चाहती है, क्या प्रीत मुझसे शादी नहीं करना चाहती, कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस लड़के को पसंद करती हो। माहिर रूम के अंदर आया और तेज सांस लेते हुए अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था दिलजीत का प्रीत पर हक जताना। वही प्रीत जल्दी से अंदर आई और उसने अपनी कोहनी से दरवाजे को बंद किया और माहिर के पास आते हुए बोली, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है माहिर, और मैं उसकी बात का जवाब दे रही थी ना, तुम्हें बीच में आने की क्या जरूरत थी। माहिर, जिसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने प्रीत को बाहों में पकड़ा और पीछे की तरह धकेलते हुए दीवार के सटाते हुए कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम पर अपना हक जताने की। प्रीत, तुम पर सिर्फ मेरा हक है ना कि उसका, और मैं तुम्हारा नाम किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर लेता, नहीं कर सकता ना मैं। और क्या कहा उसने कि वो तुम्हारे हाथों पर अपना नाम देखना चाहता है। माहिर को इतना गुस्से में देखकर प्रीत कुछ पल के लिए सहम गई। फिर उसने माहिर को शांत करते हुए कहा, तो मैंने उसे मना कर दिया ना कि मैं उसका नाम अपने हाथों पर नहीं लिखवाना चाहती हूँ, और वैसे भी मैं उसका नाम अपने हाथों पर कैसे लिखवा सकती हूँ, क्योंकि मेरे हाथों में तो तुम्हारा नाम लिखा हुआ है। कहकर प्रीत ने अपने दोनों हाथ माहिर के सामने किए। प्रीत के हाथ पर अपना नाम देखकर माहिर का गुस्सा कुछ पल के लिए छुमंतर हो गया। वो स्माइल के साथ प्रीत के हाथों को में अपना नाम देख रहा था। उसने प्रीत को कमर से थामा और अपने करीब कर लिया और कहा, वैसे मुझे मनाना बहुत अच्छे से जानती हो तुम। प्रीत ने स्माइल करते हुए कहा, अब क्या करूं, एक डेविल से प्यार किया है तो उसे मनाना भी आना चाहिए ना। माहिर ने अपनी आईब्रो उठाते हुए कहा, तुम मुझे डेविल क्यों कहती हो, क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। प्रीत ने अपना सिर माहिर के सीने पर रखा और कहा, ये जो तुम इतना गुस्सा करते हो ना, मैं इसी वजह से तुम्हें डेविल कहती हूँ। कभी कभी तुम्हारे गुस्से में मुझे भी डर लगता है। ऐसे करते क्यों हो तुम इतना गुस्सा, कुछ कम किया करो, और प्यार से भी तो काम हो सकता है ना। माहिर ने फेस स्माइल के साथ कहा, वो दिलजीत जबरदस्ती तुम पर अपना हक जता रहा था और तुम्हें लगता है कि मुझे उससे प्यार से बात करनी चाहिए। अगली बार उस कमीने ने तुम पर अपना हक जताया ना तो मैं उसका मुंह तोड़ दूंगा। प्रीत ने अपना चेहरा उठाकर माहिर की तरफ देखा और अपनी बोहें सिकुड़ते हुए कहा, तुम अगर अपना ये गुस्सा नहीं छोड़ोगे ना माहिर, तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम्हें पता है, कभी कभी तो मुझे ये डर लगता है कि कहीं गुस्से में आकर तुम कोई बड़ा तमाशा ना खड़ा कर दो। तुमने सोचा ना यार कि मेरी फैमिली है और यहाँ पर हम दोनों के बारे में कोई भी नहीं जानता। माहिर ने झट से प्रीत को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर सोफे पर बैठते हुए कहा, हाँ तो ठीक है ना, तुम बता दो अपनी फैमिली को, उसके बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं हो। वो दिलजीत भी तुमसे दूर रहेगा, क्योंकि उसके दिमाग में ये बात तो बैठ जाएगी ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, वो तुम पर अपना हक नहीं जता सकता। कहकर माहिर प्रीत की नेक पर किस करने लगा, जिससे प्रीत को अपनी नेक पर बहुत ही गुदगुदी होने लगी। वो मचलती हुई बोली, माहिर मत करो ना ऐसा। माहिर जानता था कि प्रीत के हाथों में मेहंदी लगी होने की वजह से उसे रोक नहीं सकती, इसीलिए वो इस बात का पूरा फ़ायदा उठा रहा था। माहिर ने मदहोशी भरी आवाज़ में कहा, चुपचाप बैठी रहो प्रीत, वैसे भी जब से तुम यहाँ आई हो मुझसे दूर दूर रहती हो, मेरे लिए तो वक्त ही नहीं है तुम्हारे पास। कहकर माहिर अपना एक हाथ प्रीत के गले में फेरते रहा था। माहिर की ऐसी हरकत से प्रीत की पूरी बॉडी में सिरन सी दौड़ गई थी और रोंगटे खड़े हो गए थे। अब ना प्रीत माहिर को रोक पा रही थी और ना ही खुद से दूर कर पा रही थी। आखिरकार हार कर उसने माहिर को रोक दिया। जो वो कर रहा था माहिर ने
माहिर को करने दिया। माहिर ने ऐसे ही प्रीत की नेक पर किस करते हुए उसकी धीरे धीरे सोफे पर लेटा दिया और धीरे से उसके ऊपर आ गया। तो दोस्तों इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन करें और प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।